राजनीति के गांधी, अकादमिक दुनिया के गांधी और गांधीवादी गांधी। ठीक है, ये तीन सबके काम के नहीं है। गांधी जी को कोई एक बार लग जाए कि ये ठीक है, तो फिर उसको अपनाने में उनको देर नहीं लगती। इसीलिए सस्ती क्रांतिकारिता महिलाओं को नसीब नहीं है। एडवेंचर तब होता है जब आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां आप नहीं गए। घर से दफ्तर जाने में कोई एडवेंचर नहीं है। आप देखिए, गांधी जी हमेशा ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनसे उनकी सहमति नहीं है। महात्मा गांधी ऑब्वियसली ऐसे लोगों में शायद से सर्वोच्च मिसाल में से एक व्यक्ति है। उनके बारे में कई बार तो गलतफहमियां ज्यादा होती है और हम सब के कुछ ना कुछ हाफ हार्टेड हाफ बेक्ड ओपिनियंस होते हैं। तो उसके बाहर निकल के गांधी जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में हम सुबह से चर्चा करेंगे ऐसा हमने सोचा। मुझे याद आता है कि निर्माण का जो बिल्कुल पहला शिविर हुआ था, उस पहले शिविर के बाद मेरे जो ग्रैंडफादर थे अपूर्वराज जी बाबू सोपाल, पिताश्री का भी मेरे ग्रैंडफादर के साथ बड़ा दोस्त संबंध था। उन्हीं की समाधि आपको वहां पे दिखती है। तो मेरे ग्रैंडफादर वाज अ डिवोटेड गांधीयन और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम किया था। उसके बाद में जयप्रकाश नारायण जी के साथ उन्होंने लाइफ पर काम किया। मुझे याद है कि उस वक्त हमारे निर्माण के एक शिविरार्थी थे, उन्होंने कुछ भी ऐसा सवाल पूछा था कि एक्सवाइजी इशू के ऊपर गांधी जी और अम्बेडकर इशू के बीच में कोई मतभेद था, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? I think my grandfather was around 85-90 at that point in time, and he replied कि देख बेटा, गांधी जी मान गए, अम्बेडकर भी मान गए और मैं भी जल्दी मानूंगा। सवाल ये है कि तुम क्या करोगे? तो महापुरुष हो या बड़े व्यक्तित्व हो, उनके जीवन में से हम क्या सीख सकते हैं जो हम खुद के जीवन में अप्लाई कर सके। ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण विचार और ज्यादा महत्वपूर्ण क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, rather than सिर्फ टिप्पणी करना। तो इसलिए सोपान के साथ हमने आज के वार्तालाप का जो विषय रखा है वो हमने जानबूझ के रखा है उपयोगी गांधी। गांधी जी के विचार से, गांधी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में सोपान से हम जानना चाहेंगे। तो पुनः एक बार हमारे इस निर्माण शिविर में हम सोपान का बहुत प्रेम से स्वागत करते हैं। आप सभी को नमस्कार। पहले तो निर्माण कार्यक्रम के बारे में जो मुझे थोड़ा बहुत पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बहुत सुंदर संदर्भों में निर्माण का नाम सुना है, क्योंकि कई जगहों पर मेरे 2-3 जो सबसे प्रिय कार्यकर्ता हैं कम उम्र के, वो निर्माण के शिविरों से निकले हुए हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आज यहाँ आप लोगों के साथ बैठा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के चेहरे में वो दिख रहे हैं। और इंसान का मन ऐसे ही काम करता है, हम जो जानते हैं उनको जबरदस्ती उन पे थोप देते हैं जिनको हम नहीं जानते। तो गांधी जी के बारे में हम अगर उपयोगी गांधी को जानना चाहते हैं तो उसके पहले ये जानना जरूरी है कि अनुपयोगी गांधी कौन से, क्योंकि हम लोग नेति 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 परंपरा में आते हैं ना, ना इति ना इति ना इति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो गांधी जी की बातचीत ज्यादातर या तो नैतिकता के नाते होती है, या राजनीति के दायरे में होती है, या फिर दर्शन के नाते होती है, अध्यात्म के नाते होती है। 3 तरह के लोग ज्यादातर आपको गांधी जी की चर्चा करते हुए मिलेंगे, और वो तीनों साधारण लोगों के लिए उपयोगी गांधी नहीं है। पहला दायरा है राजनीति का, दूसरा दायरा है अकादमिक दुनिया का। गांधी जी का जीवन इतना कमाल का है कि आज के 500 साल बाद भी
अकादमिक दुनिया में कई लोगों का करियर उनके ऊपर पर्चे लिख लिख के चल जाएगा। वो जो कहा जाता है ना कि पेड़ उसको भी फल देता है जो पत्थर मारते हैं, तो गांधी जी का जीवन ऐसा है कि जो उनको दुर्भावना से उनकी आलोचना करना चाहते हैं उनको भी गांधी जी से लाभ होता है। और तीसरा दायरा है गांधीवाद का। तो आप में से आप लोग अगर गांधीवादी संस्था में नहीं जाना चाहते, अगर आप चुनावी राजनीति में नहीं जाना चाहते, और अगर आप अकादमिक दुनिया में जाके गांधी जी पे अपना करियर नहीं खड़ा करना चाहते, तो ये तीनों गांधी आपके काम के नहीं है। राजनीति के गांधी, अकादमिक दुनिया के गांधी और गांधीवादी गांधी, ठीक है? ये तीन सबके काम के नहीं है। अगर आप उस दायरे में हैं तो आपके काम के हैं, लेकिन गांधी जीवन ऐसा नहीं है। गांधी जीवन हर किसी के मतलब का है। तो इसमें से हम उपयोगी गांधी निकालेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं, जो मैं गांधी जी की बातचीत में बार बार दोहराता रहता हूं। तो ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में राजनेता का और विचारक का संबंध वही होता है जो शराबी का और लैंपोस्ट का होता है, ठीक है? अब शराबी लड़खड़ा रहा है, उससे सीधे खड़े होते नहीं बन रहा, तो उसको कोई सहारा चाहिए, तो वो लैंपोस्ट को पकड़ के खड़ा रहता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि ऊपर से प्रकाश क्या आ रहा है। तो आप पाएंगे ज्यादातर गांधी जी की चर्चा जिन संदर्भों में होती है वो इसी तरह से होता है कि हम गांधी जी के सहारे खड़े रहना चाहते हैं, ऊपर से जो प्रकाश आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। तो वो जो ऊपर से प्रकाश आ रहा है उस पर अगर ध्यान हम देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं? खासकर तब जब हमें गांधी जी को जो तीन मुख्य दायरे हैं जिनमें उनकी बात होती है उसमें नहीं करना है। हम लोग अभी अगले 1 घंटे के लिए ये मान लें कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, वैसे हो सकता है आप ही में से कोई अगला प्रधानमंत्री निकल आए, या मुख्यमंत्री निकल आए, या किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर निकल आए। ऐसे तमाम तरह के खतरे हमारे आसपास हमेशा रहते हैं। लेकिन इन खतरों से डर के बैठ नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग जहां पहुंचेंगे उसका एक सूक्त मैं आपको शुरू में बता देता हूं। 2 अलग अलग शब्द हैं, अभी ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा हम लोग अंत में करेंगे। पहला है सहमति और दूसरा है सहयोग, ठीक है? सहमति और सहयोग। गांधी जी की चर्चा, क्योंकि गांधी जी का जीवन इतना व्यापक है, तो एक मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा आता है कि रात के समय जहां मशाल थी वहां कुछ नीचे ढूंढ रहे थे। तो एक आदमी ने आके पूछा क्या ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने कहा चाबी गिर गई है वो ढूंढ रहा हूं। तो उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया। फिर थोड़ी देर में रुक के पूछा कहां गिरी थी? तो उन्होंने कहा वहां घर के पास गिरी थी। तो उन्होंने कहा यहां क्यों ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा वहां अंधेरा है, यहां मशाल है। तो हम यही करते हैं, हम सब यही करते हैं। हमारे पास, अब मुझे निर्माण में बात करने आना है, तो जो 2 लोग मैं निर्माण के जानता हूं मैं उन्हीं से आप लोगों को देखूंगा। तो अगर आप में से कोई बदमाश है, मक्कार है, तो मैं भी उसको भला मानूंगा, क्योंकि गणेश मेरे हिसाब से बहुत भला आदमी है। मनुष्य ऐसे ही सोचता है। गांधी जी को समझने के लिए अपने आप को बड़ा करना पड़ता है।
कैसे देखना है। बास्केटबॉल, अगर आप बास्केटबॉल खेलेंगे और एक ऊंचाई पे बास्केट लगी है, तो आपको अपने शरीर को तैयार करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। इसमें असुविधा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम बास्केट उतार के अपने बगल में रख लेते हैं, उस पर फिर यहीं से बॉल डाल सकते हैं। मेरा एक काका का बेटा है, तो वो जब छोटा था तब घर के पीछे खेलते थे क्रिकेट, और वो रोज जितने रन बनाता था वो रिकॉर्ड किया जाता था। तो जब तक उसकी 7 साल की उम्र आई तब तक उसने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 10,000 रन पार कर लिए थे उसने। गांधी जी की बहुत सारी चर्चा ऐसे ही होती है। हम लोग घर के मोहल्ले, हम लोग अपने आंगन के पीछे 10,000 रन बना लेते हैं, और क्योंकि गांधी जी को अगर हम सही में समझना चाहें तो आसान नहीं है, क्योंकि गांधी जीवन बहुत जटिल जीवन है। हम लोग सुविधा ढूंढते हैं, आसानी से कोई काम हो जाए। कठिनाई, असुविधा नहीं ढूंढते। गांधी जी का जीवन पूरी तरह से असुविधा से बना हुआ है। कैसी असुविधा? आप में से यहां जितने लोग बैठे हैं, ये बताइए कि आपके अगल बगल में जो बैठा है वो आपका करीबी है या नहीं है? हाथ खड़ा करके बताइए। नीचे कर लें, है ना? आप जहां बैठी हैं आपके आसपास कौन है? आपकी मित्र हैं ये आपके मित्र हैं? एक तो है ना, है ना? ये शुरू कहां से होता है? जब हम स्कूल की बस में बैठते हैं तो हम रुमाल रख देते हैं, यहाँ हमारा दोस्त बैठता है। हाँ, जब हम किसी नए नगर में जाके मकान ढूंढते हैं तो हम ढूंढते हैं कि हमारे संबंधी कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो ये कहां तक चला जाता है? आप पुराने शहर देखेंगे तो उनमें आपको बजाज मोहल्ला मिल जाएगा, जुलाहों का मोहल्ला मिल जाएगा, अंसारी मोहल्ला मिल जाएगा, सराफा मिल जाएगा, जहां सब जेवर बनाने वाले रहते हैं। ये इंसान का स्वभाव होता है कि वो अपने जैसों के साथ जाके बैठ जाता है। गांधी जी 23 साल की उम्र में ऐसी जगह पहुंचे जहां उनके जैसा, अपने जैसा कोई था ही नहीं। दक्षिण अफ्रीका में एक मोड़ बनिया शाकाहारी वहां पहुंचता है, अकेला हिंदुस्तानी वकील है। उनको वहां इसलिए बुलाया गया था क्योंकि दो व्यापारियों के बीच में एक मामला अदालत में चल रहा था, और वो दोनों व्यापारी काठियावाड़ी थे। तो उनके जो बही खाते और उनके जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो सब गुजराती तरीकों से किए हुए। तो गांधी जी को इसलिए बुलाया गया था कि जो गोरे वकील मामला लड़ रहे हैं उनकी वो मदद कर सके। ठीक है, वहां कोई उनका खाने पीने का साथी नहीं, कोई अपनी जाति का नहीं। शाकाहारी आदमी को जाके खाना खाने के लिए दिक्कत होती थी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि गांधी जीवन बना कैसे। एक ढाबे में गांधी जी खाना खाने गए हैं क्योंकि वहां शाकाहारी खाना मिलता है। देखते हैं वहां एक नया लड़का आया हुआ है, गोरी चमड़ी का है, बातचीत होती है, पता लगता है इंग्लैंड से आया है। उसका नाम है हेनरी पोलैक। जो लोग ये जानते हैं नाम से समझ जाएंगे यहूदी नाम है। तो पूछते हैं यहां क्या कर रहे हो, तो पता लगता है कि उनके पिता ने उनको घर से बाहर कर दिया और यहां भेज दिया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में एक ईसाई लड़की से उन्हें प्यार हो गया था।
लड़की का नाम मिली ग्राहम। अब गांधी जी उनके पिता को चिट्ठी लिखते हैं, मिली ग्राहम को चिट्ठी लिखते हैं, मिली ग्राहम के माता पिता को चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी पत्री करके राके दोनों परिवारों में सुलह करा के दोनों का ब्याह कराते हैं। ब्याह हो जाता है तो उसके बाद ये गोरा दंपत्ति आके गांधी जी के घर में रहता है। उस समय जब दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पे काले और गोरे लोग साथ में नहीं चल सकते थे, केवल साथ में नहीं रहता, जैसे हम लोगों के परिवार में होता है ना, काका बाबा मौसी बुआ मामी ये आके रहते हैं तो घर का काम करते हैं। तो हेनरी पोलैक और मिली ग्राहम गांधी परिवार के घर का काम करते थे, बच्चों को पढ़ाना, संभालना, नहलाना, कपड़े धोना, पानी भरना, सारे काम एक साथ होते थे। ये आदमी जिसका अपने जैसा वहां पे कोई भी नहीं है, देखते देखते पराये लोगों को अपना लेता था। और मैं आपको बता सकता हूं गांधी जी के चरित्र में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिनसे हम बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। आप लोग बताना चाहेंगे कि हम लोग किस तरह की चीजों से प्रभावित होते हैं? सिंप्लिसिटी से कोई शुरू में प्रभावित नहीं होता। हम लोग प्रभावित होते हैं दिख रूप रंग से, कपड़े लत्तों से, जेवर से, कोई व्यक्ति बोलता कैसे है, बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। किसी को अगर गाना आता हो तो और भी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। कद काठी से, है ना, किसी की स्मृति अच्छी हो, कोई चलते फिरते किसी चीज पे कविता सुना सकता हो, इन चीजों से हम बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। गांधी जी में ये कुछ भी नहीं है। गांधी जी के भाषण के दौरान आप सुने, उनकी आवाज आपको बिल्कुल शांत स्वर में साधारण बातचीत। तो ऐसा आदमी इतना लोकप्रिय कैसे हो जाता है? कुछ साल पहले मुझे किसी काम के लिए उत्तरी बिहार जाना पड़ा, जहां मुझे एक बहुत अच्छा युवा कार्यकर्ता मिला जो बहुत परोपकारी है। और उसे यह पता नहीं था कि बिहार के स्कूलों में 2 गांधी जी की किताबें चलती हैं जो मैंने लिखी हैं। तो मुझसे मिलने कुछ और लोग आए और तब उसको पता लगा कि ये किताबें मैंने लिखी हैं। तो थोड़ी देर के लिए वो चुप हो गया। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए कि गांधी जी ने अपना इतना प्रचार कैसे कर लिया? यानी हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जहां लोग ये मान के चलते हैं कि हर व्यक्ति अपना प्रचार खुद करता है। मतलब मैं कितना महान हूं, इसकी डींगे मैं खुद आपके सामने अभी हाँकूंगा। ये हमारे समय में स्वीकार्य हो गया है और हमें बहुत बड़े बड़े नेता इसमें अपने दिख जाते हैं, जिन्हें खुद अपने बारे में 3rd पर्सन में बात करना भी आता है, जो साधारण सामाजिक आचरण में बहुत खराब माना जाता है। अब मैं आपसे कहूं कि आप जानते नहीं हैं कि सोपान जोशी किस तरह का आदमी है। तो हम ऐसे समय में आ गए हैं और ऐसे समय में ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गांधी जी जैसा व्यक्ति इतना लोकप्रिय कैसे हो गया। कोई किसी को प्रभावित करने वाला उनका साधारण गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कद काठी, ना रूप, ना धन दौलत। 40 साल की उम्र के पहले उन्होंने वकालत छोड़ दी। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई सफलता के शिखर से वो हम लोगों से बात कर रहे थे, सफलता की इच्छा भी छोड़ दी उन्होंने। और ऐसा आदमी इतना लोकप्रिय हो जाता है कि उनके जाने के इतने साल बाद भी हम यहां बैठ के उनकी बात कर रहे हैं।
ये कैसे होता है? ये कैसे होता है अगर आप जान लें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं है जो कोचिंग सेंटर्स में सिखाई जाती है, ये बात ऐसी नहीं है जो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू में आती है, लेकिन ये सही में मजेदार जीवन जीने का तरीका है। और गांधी जी में ये इसलिए आता है कि वो जब किसी ढाबे में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और उनको एक अनजान युवक मिलता है, तो वो उसका सुख दुख पूछते पूछते यहां तक पहुंच जाते हैं कि वो उनके घर का सदस्य बन जाता है। हम लोग हमेशा अपने लोगों के साथ बैठना चाहते हैं। गांधी जी ने पराये लोगों को अपनाने के तरीके ढूंढे थे। हर पड़ाव पे गांधी जी के साथ क्या होता है। अब आप देखिए, गांधी जी एक भारतीय परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, महिलाओं और पुरुषों का संबंध उसी तरह से देखते हैं जैसे बाकी लोग देखते हैं। अब मिली ग्रैहम घर में आ गई है, उनकी बहू या मतलब बहू की तरह ही रहती है। मिली ग्रैहम इंग्लैंड में सफरेजेट मूवमेंट से निकल कर आ रही थी, यानी महिलाओं को वोट दिलाने के अधिकार से, और बहुत तेज तर्रार युवती थी, किसी से डरती नहीं थी। तो खूब प्यार था उसका दोनों बा और बापू के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिहाज में चुप रहती हो। वो हर कभी कह देती थी कि आप हिंदुस्तानी मर्द ऐसे काम करते हैं कि महिलाएं तो सारे समय काम में लगी रहती हैं, आप लोग आराम करते हैं। तो गांधी जी उस समय वही कहते रहे होंगे उनको, जो उस समय उस अवस्था में हिंदुस्तानी मर्द कहते हैं। धीरे धीरे गांधी जी को समझ में आता है ये बात तो सही कह रही है, और यहां से उनको समझ में, गांधी जी ने लिखा है ये अपनी आत्मकथा में, सोनिया श्लेजिन नाम की उनकी 17 साल की सेक्रेटरी थी, जो मतलब गांधी जी बहुत लिहाज से बात करने वाले आदमी, वो तू तड़ाक करके बात करती थी। गांधी जी को उसके आसपास असहज लगता था कि ये लड़की कैसे बात करती है, तो उसको हटा देना चाहते थे काम से। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि उसी लड़की में इतना साहस था कि जब सत्याग्रह में लोग जेल में भर्ती थे तो उनके घरों में जाके पूछती थी कि वो तकलीफ है कि नहीं। रात को देर से साइकिल से घूमती रहती थी, जो भारतीय महिलाएं उस समय सोच नहीं सकती थी। तो इनको देख के गांधी जी को समझ में आने लगा कि अगर सामाजिक आंदोलन खड़ा करना है तो उसमें महिलाओं का होना जरूरी है। और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कोई ऐसा तो नहीं है कि 2-4 दिन में खड़ा हो गया हो, कई साल लगे हैं उसमें। आप देखिए, शुरू में वो इतना सफल नहीं है, और शुरू में गांधी जी के पास सुविधाएं हैं। गांधी जी के मित्र वहां के बड़े व्यापारी लोग हैं, धनवान लोग हैं, जो गांधी जी के कहे पर पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जहां सरकार से लड़ना शुरू होता है तो धीरे धीरे ये लोग अलग हो जाते हैं। और कौन बचता है गांधी जी के साथ? अछूत जातियों के मजदूर, ऐसे लोग जो गांधी जी की भाषा नहीं जानते। गांधी जी क्या करते हैं? तमिल सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, इसलिए नहीं कि उनको नेट क्लियर करके नौकरी पानी है, इसलिए क्योंकि अपने लोगों से बात करनी है। आप सोच सकते हैं जब गांधी जी की मृत्यु हुई तब वो कितनी भाषाएं जानते थे। अच्छा, पहले यहां हाथ खड़ा कराते हैं। मैं मानता हूं ज्यादातर लोग 2 भाषाएं जानते होंगे, यहां 3 भाषाएं जानते हों वो लोग हाथ खड़ा करें, काफी। महाराष्ट्र 4 भाषाएं जानते हों वो लोग हाथ खड़ा करें। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 के तकरीब
5 भाषाएं। अरे निधि आज से मेरी गुरु है। 1 2 3 आप 3 4 6 भाषाएं। अच्छा अब हाथ मत खड़ा करना। ये वो जो क्लास में जो होता है ना बच्चा जिसको सारे जवाब पता होते हैं, है ना, हम निधि को वही छात्र डिक्लेयर कर देते हैं। कितना जानती हो बताओ? 6 भाषा। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, मलयालम, बांग्ला, स्पेनिश में। एक बार जोर से ताली हो जाए। हम लोगों को ना रईसी क्या होती है इसका ठीक अंदाजा नहीं है। ये होती है रईसी। हाँ, ये कितनी जगह जाके, ये अगर छुट्टी पे कोच्चि चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये कितने इलाके खुल के घूम सकती है, हम लोग नहीं घूम पाएंगे। गांधी जी कितने रईस रहे होंगे? तुक्का 7 8 16 23। ये विनोबा की टेरिटरी है, गांधी जी की नहीं है। गांधी जी, विनोबा ऐसे थे। विनोबा एक बार जेल में भर्ती थे आंध्र में, तो उन्होंने पहली बार जब वहां भर्ती हुए तो उन्होंने 4 दक्षिण भाषाएं एक साथ सीखनी शुरू की, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप चारों एक साथ क्यों सीख रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि 5वीं नहीं है। तो विनोबा इस तरह से भाषाओं के मामले में उद्भट थे, गांधी जी नहीं थे। उसके बावजूद जब गांधी जी की मृत्यु हुई तब तक वो 11 भाषाएं जानते थे। इनमें से कुछ भाषाएं उनको पढ़ाई लिखाई में सीखनी पड़ी, जैसे लैटिन सीखनी पड़ी, संस्कृत सीखनी पड़ी। लेकिन बाकी भाषाएं उन्होंने इसलिए सीखी कि अपने लोगों से ठीक से बात कर पाए। और घर में मिली रहम बैठी हुई है, दफ्तर में सोनिया श्लेजिन बैठी हुई है। ये सब ऐसी युवतियां हैं जो मतलब बहुत तेज तर्रार, किसी से डरने वाली नहीं थी। तो धीरे धीरे इनसे गांधी जी को समझ में आने लगा कि जब तक महिलाएं सत्याग्रह में नहीं आएंगी तब तक वो चलेगा नहीं। तो ऐसा एक किस्सा आता है जिसमें गांधी जी जब सत्याग्रह सही में उठना शुरू होता है तो गांधी जी बा को पटा रहे हैं कि तुम आ जाओ। तो बा कहती है, बा को भाई चिंता होती है जो किसी भी माँ को होती है, मेरी जान चली गई तो क्या होगा, बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। तो गांधी जी ने उनको कहा कि अगर इसमें तुम्हारी जान चली गई तो तुम्हारा मंदिर बना के रोज पूजूंगा। ऐसे कौन पति अपनी पत्नी को पटाता होगा? और यहां से गांधी जी को यह समझ में आना शुरू होता है कि महिलाओं की ताकत क्या है। दुनिया के किसी दूसरे आंदोलन में आपको महिलाओं की ऐसी भागीदारी नहीं मिलेगी जैसी हमारी राष्ट्रीय आंदोलन में थी। 30 के आंदोलन में 25,000 से ज्यादा महिलाएं जेल में भर्ती थी। अंग्रेजों के जेल, उनके जेल में जगह नहीं बची थी। विनोबा का एक ऐसा किस्सा आता है, क्योंकि विनोबा व्याख्यान बहुत अच्छे देते थे, तो जेल में थे तो रोज लोग उनके पास पहुंच जाते थे कि आज आप हमसे बात कीजिए। विनोबा तरह तरह की बात बताते रहते थे। तो महिलाओं के जेल से शिकायत आई कि यहां क्यों नहीं आ सकते, और ये बिल्कुल मना था, महिलाओं के जेल के हिस्से में कोई पुरुष जा नहीं सकता था। तो जेलर ने थोड़ा सोचा, फिर उसने कहा देखो विनोबा को मैं महिला मानता हूं, विनोबा जा सकते। ये भाव आना, अब इसको आप अगर केवल चालू किस्म की राजनीतिक भाषा में इसकी बात करें तो ये बहुत रेडिकल शिफ्ट था। लेकिन गांधी जी का मजा ये है कि वो रेडिकल से रेडिकल शिफ्ट को बहुत आसानी से करते हैं।
क्योंकि वो कठिनाइयों में रहते ही हैं, तो उनको कठिनाइयों को आसानी से करना आता है। और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन ये ताकत रखता ही नहीं अगर उसमें महिलाएं नहीं आती। और कोई बता सकता है कि किसी आंदोलन में महिलाओं को लाने की पहली शर्त क्या है? चालीस पे शुरू किया है, 3 मिनट में मैं एक तरफा बातचीत बंद कर दूंगा। उसके बाद हम लोग नहीं, घर का काम भी मैनेज हो सकता है। आप कोई आंदोलन चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस आंदोलन में महिलाएं शामिल हों, समस्या उनसे जुड़ी हुई है। पूरी तरह नहीं, क्योंकि आंदोलन में जो भी आ रहे हैं वो समस्या में, मतलब वो समस्या उनको चुभती है तभी तो आएंगे। आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन ये इसका जवाब नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? हाँ, ऐसा मत करो बॉस। एक बहुत बड़ी लेखिका हैं शशि देशपांडे, एक बार उनसे किसी ने एक इंटरव्यू में पूछ लिया था कि महिलाओं के साहित्य के बारे में कुछ पूछ लिया उनसे। बड़ी लेखिका है, तो उन्होंने कहा देखिए साहित्य कोई शौचालय नहीं है कि आप उसको महिला और पुरुषों में अलग करें। आपने जो कहा उसको और बढ़ाइए। उसके लिए क्या? सेफ किसने कहा? हाँ, सेफ्टी उसका एक, लेकिन सेफ्टी के लिए क्या चाहिए? देखिए, इसको थोड़ा हम नीचे उतारते हैं। सड़क से जा रहे हैं, 2 गाड़ियां भिड़ गई, दोनों में गाली गलौज शुरू हो गया। एक तो पहली बात ये मैं आपको ऐसे ही सांस्कृतिक सुझाव के नाते बता रहा हूं, अगर गालियां हिंदी या मराठी में हो तो रुक जाइए, मार पिटाई होगी। अगर गालियां अंग्रेजी में हो तो मत रुकिए, मार पिटाई नहीं होगी। और आंदोलन में अगर मार पिटाई की बात है तो महिलाएं नहीं रुक सकती। इसलिए नहीं कि महिलाएं कायर होती हैं या महिलाओं को हिंसा से डर लगता है, ऐसा नहीं है। महिलाओं को वो बातें सोचनी पड़ती हैं जो पुरुषों को कभी सोचनी नहीं पड़ती। पुरुषों के लिए क्रांतिकारिता झाड़ना दूसरों पे बहुत आसान है, मूंछ पे ताव देना भी आसान है। सोचना थोड़ी पड़ता कि घर में बच्चे हैं, उनको खाना मिलेगा कि नहीं, कोई वृद्ध जन है, उनका ध्यान कैसे रखा जाएगा। महिलाओं को ये सब सोचना पड़ता है। इसीलिए सस्ती क्रांतिकारिता महिलाओं को नसीब नहीं है। और अगर महिलाओं को किसी आंदोलन में आना है तो उसके लिए वो आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। और अहिंसा से आपने, क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति, आप जो कह रही थी वो अहिंसा में आ जाता है। अहिंसक आंदोलन में मान लीजिए हम सब मिलकर तय करते हैं कि अमरूद गड़बड़ है, अमरूद का विरोध करना है। अब अगर हम यहां तोड़फोड़ शुरू कर देंगे तो आप देखिए महिलाएं जल्दी से यहां से हट जाएंगी। जहां कहीं मार पिटाई हो रही होगी महिलाओं को हटना पड़ता है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि महिलाएं कायर हैं, इसलिए कि महिलाओं को वो सोचना पड़ता है जो पुरुषों को नहीं सोचना पड़ता। इसलिए अगर आपको गहरा आंदोलन चलाना है, व्यापक आंदोलन चलाना है, तो उसका अहिंसक होना जरूरी है, क्योंकि आंदोलन अहिंसक ना हो तो महिलाएं नहीं आ पाएंगी। ये गांधी जी को समझ में कैसे आया होगा? घर में मिली ग्रैहम, दफ्तर में सोनिया शेरगिल। 18 साल की 17 साल की लड़कियां
जो किसी से डरती नहीं है, इनसे गांधी जी में बदलाव आता है। और जो एक बात गांधी जी की मुझे और कोई मिलता नहीं है इस तरह का, जो भी मैंने पढ़ा लिखा समझा देखा, उसमें गांधी जी को कोई बात एक बार लग जाए कि ये ठीक है, तो फिर उसको अपनाने में उनको देर नहीं लगती। ऐसे होता है। एक बार उनको समझ में आ गया कि महिलाओं की क्षमता क्या होती है, महिलाओं की आंदोलन में उपस्थिति से आंदोलन की ताकत कैसे कई गुना बढ़ती है, उसके बाद वो छोड़ने वाले नहीं है वो। और एक और बात है गांधी जी की, गांधी जी अपने ऊपर सबसे ज्यादा कठोर थे। उनके उपवास तो खैर आप जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर किस तरह की कठोरता नहीं की होगी। उसके अलावा इतनी कठोरता वो उन लोगों के साथ करते थे जो उनके करीब के थे, क्योंकि गांधी जी अपना बलिदान देने के लिए तैयार थे, तो गांधी जी उनका बलिदान देने के लिए भी तैयार थे जो उनके अपने थे। तो ऐसा शायद मनु गांधी का वर्णन आता है कि जब दंगे चल रहे थे तब रात को किसी काम से भेजा। गांधी जी को कोई डर नहीं लग रहा, मतलब अपनी नातिन है, और उससे कह रहे हैं कि क्योंकि उनको जिस तरह से उन्होंने अपने भीतर से डर निकाला था, उनको अपने करीब के लोगों का डर हटा देना था। एक जगह कुछ ऐसा किस्सा आता है कि एक बार महादेव भाई बीमार पड़ गए, तो गांधी जी जाके उनसे लड़ने लगे। तो महादेव भाई ने कहा कि मैं कोई जानबूझ के बीमार थोड़ी पड़ा हूं। तो गांधी जी ने फिर कहा कि देखो, तुम बीमार पड़ जाते हो तो मेरा काम रुक जाता है। यानी वो जिस तरह से अपनी आहुति देने को तैयार थे, उतनी ही जल्दी से अपने हर एक व्यक्ति की आहुति देने को तैयार थे।